नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूपी टेट 2026 के सीडीपी के विषय में कंप्लीट पूरा सिलेबस वाइज अध्ययन कर रहे थे, इसलिए हम आपको एक एक टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं ताकि हमारा कोई बिंदु छूटे ना और कोई भी टॉपिक बचा न रह जाए। हम लोग समावेशी शिक्षा के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको समावेशी शिक्षा में कैसे हम जो शारीरिक दक्षता से कमज़ोर बच्चे हैं, अर्थात जो दृष्टिबाधित हैं, जो श्रवण बाधित हैं, जो वाक बाधित हैं और जो अस्थिर रूप से कमज़ोर हैं, यानी कि बोन जिनका कमज़ोर है, उनको हम कैसे समायोजित करेंगे उस विषय में डिस्कस किया था। समायोजन संबंधित एक टॉपिक बाकी रह गया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा है मानसिक दक्षता। अब देखिए, बिंदु को समझिएगा। मानसिक दक्षता मतलब क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि इन बच्चों का समायोजन या इन बच्चों को हम समावेशी शिक्षा में कैसे ढालेंगे। देखिए, मानसिक दक्षता से तात्पर्य ये है कि किसी कार्य को आप कितना तेजी से और कितने कम समय में और कितनी सटीकता से कर पाते हैं। बात समझिएगा, किसी भी कार्य को आप कितना तेजी से, कितना कम समय में और कितनी सटीकता से कर पाते हैं, यही चीज कहा जाता है मानसिक दक्षता। अब आपको लग रहा होगा कि यार यही तो बुद्धिमानी है, बुद्धिमत्ता भी यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मानसिक जो दक्षता है यानी कि जो मेंटल एबिलिटी है और जो मेंटल पावर है यानी कि इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता और मानसिक दक्षता में एक ही अंतर होता है। जैसे बुद्धिमत्ता मतलब आपके पास कितना ज्ञान है और मानसिक दक्षता मतलब उस ज्ञान का कौन सा हिस्सा या पूरा ज्ञान आप कितना तेजी से प्रयोग कर पा रहे हैं, वो हुआ मानसिक दक्षता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए, आप उसको जवाब देने में 5 मिनट लगाते हैं, वही सवाल किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए, वो 2 मिनट उत्तर दे दे, तो ऐसा माना जाएगा कि उसकी मेमोरी आपसे तेज है। जबकि दोनों लोग सेम उत्तर दे रहे हैं, सटीक दे रहे हैं, लेकिन टाइम कम उसने लिया, तो तीनों चीज काउंट होंगी कि सबसे तेजी से काम और सटीकता से काम और कम समय में काम जो व्यक्ति करता है, उसकी मानसिक दक्षता तीव्र मानी जाती है या मानसिक रूप से वो दक्ष माना जाता है। क्लियर? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बढ़ें। देखिए, जो व्यक्ति मानसिक दक्ष होगा या इसमें जिसकी मेंटल एबिलिटी ज्यादा होगी, उसमें कुछ गुण पाए जाएंगे। जैसे पहला है संज्ञानात्मक गति। संज्ञानात्मक गति से तात्पर्य ये है उसके कार्य करने की जो गति रहेगी वो अन्य की अपेक्षा तीव्र रहेगी। अर्थात कोई भी समस्या उसके सामने आएगी, उस समस्या को सॉल्व बहुत तेजी से करेगा कंपेरिजन टू अदर। क्यों? क्योंकि इसकी मेंटल एबिलिटी बहुत तेज है। तो पहली खासियत तो यही है कि इसका जो ज्ञान होगा, इसकी जो नॉलेज होगी, बहुत तेजी से साथ उसको वो प्रोसेस करेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है वर्किंग मेमोरी। अब ये वर्किंग मेमोरी का मतलब ये है जो भी वो कार्य सीखा रहेगा, जो भी वो चीजों को जानता रहेगा, उसको वो काफी समय तक याद रख पाता है या उसकी स्मरण शक्ति में रहता है। जैसे अगर हम आप कुछ पढ़ते हैं तो कोई 2 दिन में भूल जाता है, कोई 4 दिन में, कोई महीनों तक याद रखता है, कोई जब रिपीट करता है तुरंत याद हो जाता है, कोई रिपीट करता है फिर याद नहीं हो पाता। तो ये जो चीजें हैं ये मेंटल एबिलिटी पे आती है। जो ऐसा बच्चा जो एक चीज पढ़ के काफी दिन तक उसको याद रख पाता है या काफी दिन तक उसको अपने दिमाग में रिफ्लेक्ट कर पाता है, उसे हम कहते हैं उसकी मेमोरी या उसकी वर्किंग मेमोरी बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत ही तेजी से चीजों को कैच करता है। इस प्रकार का बच्चा या ऐसा बच्चा एकदम दक्ष माना जाता है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि इस प्रकार का बच्चा जिसकी मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होगी, इसमें एकाग्रता और ध्यान एकदम स्ट्रांग होगा। एकाग्रता और ध्यान यानी कि बच्चे में किसी कार्य को सीखते समय या किसी चीज को पढ़ते समय वो एकदम कंसंट्रेट होकर चीजों को देखेगा और पूरा ध्यान अपना उस पर फोकस करेगा। उसको किसी की कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन वर्क कर रहा है और वो चीजों को अच्छे से कैच कर लेगा। तो ये हुई किसकी बात? मानसिक दक्षता की बात।
अब बात आती है कि समावेशी शिक्षा में इनको हम कैसे लाएंगे, क्या ऐसा करें हम ताकि बच्चे का दिमाग और बढ़े या बच्चा और तेजी से अपने मेमोरी पे काम करे, अपनी चीज़ों को और आसानी से सॉल्व कर ले। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला, इस प्रकार के बच्चे को एक समय पे एक काम दिया जाए, यानी कि सिंगल टास्क एट वन टाइम। ठीक है, एक समय में बच्चे से एक कार्य कराया जाए अथवा बच्चे को एक कार्य दिया जाए ताकि बच्चा उस चीज को बेहतरीन तरीके से सीख पाए। अगर आप दो चीज साथ में सिखाएंगे तो थोड़ा सा उसमें भटकाव आ सकता है और उसकी मेंटल एबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। तो एक समय में एक कार्य दिया जाए तो बच्चा चीजों को अच्छे से सीख जाता है। दूसरी बात, इस प्रकार के बच्चे को या व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण नींद लेना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण नींद मतलब पर्याप्त उसको नींद लेना चाहिए। जैसे अगर कोई सही तरह से नहीं सो पाया है, जब अगले दिन वो क्लास में आएगा तो मेंटली उससे डिस्टर्ब रहेगा, चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो गुणवत्तापूर्ण उसको क्या होना चाहिए, उसका नींद उसकी पूरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ दिमागी कसरत, बच्चे को बराबर कुछ ऐसे टास्क दें जिसमें बच्चा दिमाग लगाए। जैसे कि पहेली बच्चे से पूछा जाए, पहेली के साथ साथ पजल के क्वेश्चन रखे जाएं। पजल मतलब उसमें जो चित्र जो होता है उसको टुकड़े कर करके उसको जोड़वाया जाए। बच्चे को शतरंज वगैरह दिया जाए जिसमें वो खेले, उसका दिमाग बढ़े। लूडो वगैरह दिया जाए जिसमें उसका दिमाग बढ़े। यानी कि ऐसे कार्य बच्चे से कराए जाएं या ऐसे कार्य कराने के लिए उसको प्रेरित किया जाए जिससे बच्चे का ब्रेन हमेशा वर्क करता रहे या धीरे धीरे उसमें उन्नति देखने को मिले। और एक लास्ट चीज है शारीरिक व्यायाम। किसी के मेंटल एबिलिटी का अगर हेल्थ का ध्यान रखना है तो आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, मानसिक दक्षता की। आपके सिलेबस में है ये। जब आप समावेशी शिक्षण का टॉपिक देखेंगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट मिलेगा, जिसको हमने यहाँ पे कवर कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानसिक दक्षता पढ़ने के पश्चात अब आपसे टॉपिक सिलेबस में दिया गया है। देखिए, हर चीज को आप जब, क्योंकि समावेशी टॉपिक जब आप पढ़ेंगे ना तो चीजें समावेशी शिक्षा में, अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया, हमने मानसिक और शारीरिक दक्षता दोनों को समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि समावेशी शिक्षा को सफल बनाने हेतु कौन कौन से टीएलएम चाहिए, क्या सामग्री चाहिए और क्या क्या उपकरण हम बच्चों को उपलब्ध करा सकते हैं। अर्थात जो हमारा टॉपिक है ये भी आप देखेंगे लिखा है, समावेशी शिक्षा हेतु आवश्यक उपकरण या कौन कौन सी सामग्री हो सकती है या टीएलएम। ठीक है, टीएलएम, इसको जरा हम समझते हैं। देखिए, इससे भी आप परिचित हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपको व्यू देना है ताकि आपको माइंड एकदम क्लियर रहे। देखिए, पहला एक बहुत ही फेमस मैंने आपको बताया था, ब्रेल लिपि। अगर आप देखें, ब्रेल लिपि का प्रयोग हम किसके लिए करते थे, ब्रेल लिपि का प्रयोग हम दृष्टिबाधित बच्चों के लिए करते थे या ऐसे बच्चों के लिए करते थे जो आंख से देख नहीं पाते। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं जिसपे अक्षर उभरे रहते हैं और बच्चे उसी को देख के सीखते हैं। इसके साथ साथ ब्रेल पुस्तकें ये भी समावेशन के लिए, जो बच्चे कमजोर हैं दृष्टि रूप से, उनमें ये सहायक होता है। इसके साथ साथ हम बात करें श्रवण यंत्र अर्थात जो कान में लगाता है बच्चों को सुनने के लिए, एफएम का प्रयोग भी हम बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर आता है स्पीच टू टेक्स्ट, यानी कि जैसे देखिए, जो बच्चा सुनने में कमजोर है तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर लाइए, आप बोलिए और वो जो आप बोल रहे हैं उसको लिख दे। या बच्चा के दिमाग में जो कुछ चल रहा है, बच्चा जब बोलेगा कि मुझे भूख लगी है या वो कुछ कहना चाहता है, क्योंकि वो सुन तो नहीं पा रहा है, आप उसको दे दीजिए, उसको इशारे समझाइए कि बेटा बोलो क्या कहना चाह रहे हो। तो मान लीजिए बोला कि सर मुझे खेलना है, बोला मुंह से, या उसने कहा तो वो लिख के आ जाएगा। या आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपने पूछा बेटा बताओ देश का नाम क्या है, आप उसे बोलेंगे, उसको नहीं पढ़ रहा है, सुन तो पा नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, उससे बोलेंगे हमारे देश का नाम क्या है। जैसे आप बोलेंगे तुरंत वहां पे टेक्स्ट लिख के आ जाएगा, बच्चा पढ़ेगा
और समझ जाएगा, वो तुरंत उत्तर दे देगा। ठीक है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर है स्पीच टू टेक्स्ट। एक सॉफ्टवेयर और होता है AAC करके, देखिए AAC करके। इस सॉफ्टवेयर में होता क्या है, ऑडियो से टेक्स्ट बनता है। ठीक है, ऑडियो से टेक्स्ट बनता है, ये भी वही था। इसके साथ साथ आप हमेशा कस्टमाइजिंग, देखिए कस्टमाइजिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें। कस्टमाइजिंग सॉफ्टवेयर मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें अक्षरों को बहुत बड़ा बहुत छोटा, बहुत बड़ा बहुत छोटा किया जा सके, जिससे जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम बच्चे हैं उनको हेल्प मिले, पढ़ने में सहायक हो। इसके साथ आप फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें उभरे हुए चित्र बने हों। क्या बने हों, उभरे हुए चित्र। जैसे अगर आप ये समतल पर रख देंगे तब जब बच्चा ऐसे हाथ लगाएगा, देखेगा, कहेगा सर ये कुछ लिखने जैसा है। आप उसको से दिखाएंगे, अगर अंधा बच्चा है तो भी समझ जाएगा लिखने वाला है और ये मार्कर है। अगर कभी आप उसको बताएंगे बेटा देखो मोटा सा मार्कर है, पतला वाला पेन होता है और जिसमें से खाड़ा बटा होता है वो पेंसिल होता है, तो वो चीज़ों को बता देगा। तो कहने का मतलब है ऐसे फ्लैश कार्ड का प्रयोग करें जिसमें उभरे हुए चित्र बने हों, उभरी हुई आकृतियां बनी हो, उभरे हुए अक्षर बने हो, जिसपे बच्चा स्पर्श करके चीजों को सीख पाए। तो आगे आपसे है बच्चे से या बच्चे को आप स्पर्श चित्र भी मुहैया करा सकते हो, जिससे बच्चा चीजों को आसानी से सीखे और आप बात को समझे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैग्नीफाइंग ग्लास, ये पूछा था कि मैग्नीफाइंग ग्लास किस प्रकार के बच्चे को हम प्रयोग करते हैं। आप खुद बताइए कि मैग्नीफाइंग ग्लास हम किस बच्चे को यूज करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास कहने का मतलब यह है, समझिए लेंस, जिससे हम चीजों को बड़ा देखते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ लिखा क, तो जब आप लेंस से देखेंगे ना तो ये क इतना बड़ा का दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार के ग्लास का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, जो बच्चा आंख से या जो बच्चा दृष्टि रूप से बाधित होगा। तो ये भी किस में आ गया, सामग्री में आ गया, उपकरण में आ गया, जिसकी सहायता से हम बच्चे का समावेशन कर पाएंगे। जरा आप गौर कीजिए, ये सब हम क्यों ला रहे हैं। अगर सामान्य बच्चा होता तो ब्रेल लिपि की जरूरत पड़ती ही ना। ऐसे बच्चों के लिए ला रहे हैं जो बच्चे चीजों को सामान्य रूप से पढ़ नहीं सकते, तो उनको थोड़ा सा हेल्प दिया जा रहा है। उपकरण के बारे में बात करें तो रैंप एवं रेलिंग, मैंने आपको बताया था, रैंप एवं रेलिंग ये स्कूल में लगाया जाता है, जिससे बच्चे पकड़ के उससे चलने फिरने में को सहायता होती है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं। इनके लिए अलग से सुलभ शौचालय बनाया जाए, क्योंकि ये नॉर्मल शौचालय में तो जा नहीं पाएंगे। ठीक है, चढ़ने चलने फिरने में दिक्कत होगा, टायर्स वगैरह के गिर सकते हैं, तो उसके लिए इनकी अलग व्यवस्था की जाए। ये सब मैंने आपको समझाया था। बड़े बड़े कीबोर्ड इस्तेमाल किए जाए, मतलब जो कीबोर्ड हो सामान्य लोगों से इनके बड़े कीबोर्ड हो। ठीक है, उपयुक्त शिक्षक हो जिनको सारी चीजें इनको अच्छे से समझाएं और इनको सारी चीजें क्लियर कराएं। साइन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का यूज किया जाए। देखिए अब आप कहेंगे ये क्या है, साइन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर यानी कि सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जो बच्चा बोल नहीं पाता उसको आप कैसे समझाएंगे, तो सांकेतिक भाषा का उपयोग करें। जैसे ऐसे तीर लगा दें, इसका मतलब समझ जाएगा बेटा बच्चा उधर जाना चाहता है। ऐसे कर दे मतलब बैठ जाओ बेटा, ऐसे गोला बना दे मतलब ये चलो गोल चीजें बताओ। तो सांकेतिक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर भी बनाया जाए जिससे बच्चे सीखे। इस प्रकार से जितने, इतना तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, बहुत सारी सामग्रियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रयोग करके आप जो अक्षम बच्चे हैं उनको समावेशन की हेल्प से मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। और यही इस टॉपिक को रखने का उद्देश्य ही था कि कोई भी बच्चा मुख्य धारा से बचा न रह जाए, हर बच्चा शिक्षा पाने हेतु सफल हो। आप 3D मॉडल यूज कर सकते हैं, बच्चा छू के जान जाए चीजों को। जो आपको समझ में आ रहा है TLM में, वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। तो आप अगर देखें तो इसमें TLM भी सम्मिलित है, सामग्री भी सम्मिलित है और उपकरण भी संबंधित है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है ब्रेल लिपि है। ये एग्जाम में बहुत पूछा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, एग्जाम में बहुत पूछा है कि ब्रेल लिपि क्या है, किसके लिए है, तो इसको आप तैयार रहिएगा ताकि आपसे दिक्कत ना हो, अभी क्लियर कर लें। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, समावेशी शिक्षा हेतु
उपकरण सामग्री और टीएलएम क्या क्या हम यूज कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। इतना ही नहीं है, बहुत सारे हैं। जब भी कोई ऐसा टीएलएम आपको दिखे जो बच्चों को किसी प्रकार से हेल्प कर रहा हो तो वो सब इसमें आएगा। ओके, अब बात आती है विधियां कि समावेशी शिक्षण हेतु हम किस विधि का इस्तेमाल करें जिससे बच्चा छूटे ना या बच्चे के साथ अन्याय ना हो। विधियां कह लीजिए या तरीके कह लीजिए, जो भी टॉपिक में है वो सब आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। विधियां इसी को अभिवृत्तियां कहता है। अभिवृत्ति मतलब आप क्या अपनाएंगे। देखिए, पहला आप शब्दों से पकड़िए ना। देखिए, पहला है विभेदित निर्देश विधि। अब आप कहेंगे विभेदित मतलब तो लग रहा है अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, लेकिन पूरा लाइन ध्यान दीजिए। विभेदित निर्देश विधि, विभेदित मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग निर्देश दीजिए। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आपके पास ऐसा बच्चा भी आएगा जो दृष्टि रूप से गलत रहेगा, मतलब सॉरी दृष्टि रूप से बाधित रहेगा, सुनने नहीं वाला बच्चा रहेगा, शारीरिक रूप से अच्छा असक्षम रहेगा, मानसिक रूप से। तो ये बताइए, आप ब्रेल लिपि क्या सब पे अप्लाई कर देंगे? नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, प्रत्येक बच्चे के लिए जैसे उसकी आवश्यकता होगी उसी हिसाब से अलग अलग निर्देश हम देंगे और बच्चे का बेस्ट पॉइंट आउट उससे हम लेंगे या उसका बेस्ट आउटकम निकालने का प्रयास करेंगे। अर्थात हर एक बच्चे के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग विधि का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो समावेशी शिक्षा में आ सके। इसीलिए नाम दिया गया विभेदित निर्देश विधि। ओके, दूसरा आगे आपका आता है बहुसंवेदी विधि। अब ये बहुसंवेदी विधि से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। इसमें क्या होगा, इसमें कहना है कि दृष्टि बाधित के लिए अलग, श्रवण बाधित के लिए अलग, वाक के लिए अलग, मानसिक के लिए अलग और अस्थि के लिए अलग, यानी कि हर एक बच्चे के लिए अलग अलग। पहले आप समझिए उसकी संवेदना को, उसकी मानसिक भावना को समझिए, फिर उस हिसाब से काम करिए। ये तो सिंपल है, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत। अगला इसमें हम देखिए, तीसरा आपका है सहकारी शिक्षण। देखिए सहकारी, अच्छा पहले सामूहिक पढ़ लीजिए। देखिए सामूहिक शिक्षण या समूह शिक्षण। अब सामूहिक शिक्षण में ये होता है कि बच्चे को पेयर में सिखाइए। पेयर में मतलब दो बच्चों को साथ रख दीजिए, जिसमें एक बच्चा थोड़ा ज्यादा, जैसे अगर दो अंधे बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो दो बच्चों को रख दीजिए, एक ज्यादा जानने वाला हो एक कम। तो जो ज्यादा जानने वाला बच्चा है वो कम जानने वाले बच्चे को वैसे ही सिखाएगा जैसे वो सीखा है, क्योंकि वो भी उसी रोग का शिकार है जिसका ये है। तो इससे बेहतर फायदा होगा, बच्चा अच्छे से सीखेगा। इसके साथ साथ आप सहकारी शिक्षण भी करा सकते हैं। देखिए सामूहिक या समूह कर लीजिए, समूह मतलब जोड़ा में। अब सहकारी शिक्षण और समूह शिक्षण में एक ही अंतर है, इसमें है मिक्स ग्रुप बना दीजिए। मिक्स ग्रुप मतलब एक ग्रुप में थोड़े से दृष्टिबाधित बच्चे, थोड़े से वाक बाधित, थोड़े से श्रवण बाधित, मिला करके उनकी ग्रुपिंग करा दीजिए। वो बातचीत करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो ये हुआ आपका सहकारी शिक्षण, यानी कि ग्रुप को मिक्स करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है 3, 4, 5वां टोली शिक्षण। अब आप कहेंगे यार ये सब एक जैसा ही है, क्या आप बता रहे हैं, लेकिन सब में माइन्यूट डिफरेंस है। टोली शिक्षण मतलब ये है, जैसे ग्रुपिंग करिए, उसमें जो सबसे अच्छा ग्रुप वाला हो उसको कह दीजिए बेटा तुम जाओ इस ग्रुप को बताओ, जब वो ग्रुप सीख ले तुम जाओ इस ग्रुप को बताओ। मतलब पूरा ग्रुप ही दूसरे ग्रुप को निर्देशित करे या सिखाए। तो इसको हम कहते हैं टोलीय शिक्षण या टोलीय पठन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज और, बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। इस प्रकार के बच्चों को सिखाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इनका आप बराबर मूल्यांकन करते रहिए कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना उनको सीखना बाकी है, आगे हम क्या सिखा सकते हैं। तो ये सब बच्चों का ध्यान रखना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। लास्ट में फिर आपका वही आता है, बैठक व्यवस्था लचीली होनी चाहिए। तो आप जानते ही हैं
बच्चे जहां चाहे वहां बैठाइए, उनके उपयुक्त उनको बैठाइए। और एक है बाधा मुक्त वातावरण या भय मुक्त वातावरण। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए कि बच्चा आपसे डरे ना, या बच्चा आपसे आक्रांत न रहे, वो चीजों को अच्छे से सीखे और चीजों को अच्छे से समझे। ठीक है, ये क्या बात हो गई? ये बात हो गई समावेशी शिक्षण को सफल बनाने हेतु हम कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, ये सब टॉपिक आपको लग रहा है अगर हमने कभी देखा नहीं है तो ये सब माइन्यूट टॉपिक है जिसको हम छोड़ के चले जाते हैं और अनायास ही हमारा 2-3 नंबर कट जाता है। क्यों कटे? एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, हम पूरा लेके आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका आता है, देखिए टूल्स, यानी कि समावेशी शिक्षा को जांचने हेतु किस किस टूल्स का हम प्रयोग कर सकते हैं उसको जरा हम समझते हैं। पहला आपका है पोर्टफोलियो। इसके विषय में ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। अगर नहीं आया है तो आपको लग रहा है नहीं आया है तो जरा एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। दूसरा है रूब्रिक्स। तीसरा है आपका चेक लिस्ट। और चौथा है आपका अनुकूलित प्रश्न। और पांचवा आपका है एनेक्टोडल मेथड। अब जरा ध्यान समझिएगा, सब आप जानते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो मतलब होता है एक ऐसी फाइल जिसमें बच्चे का संपूर्ण विवरण हो। संपूर्ण विवरण मतलब पोर्टफोलियो मतलब बच्चे की जन्मतिथि क्या है, उसका एडमिशन कब हुआ, बच्चा कक्षा 1 में कब आया, कक्षा 1 में उसने क्या क्या सीखा, 2 में क्या सीखा, 3 में क्या सीखा, 4 में क्या सीखा, किस किस क्षेत्र में बच्चा कमजोर है, संगीत में कैसा है, पढ़ने लिखने में कैसा है, खेलने में कैसा है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें बच्चा किन किन पॉइंट पे कमजोर है, कहाँ बच्चा रोने लगता है, किस किस चीज में बच्चे को मजा आता है। कहने का तात्पर्य यह है हर एक क्षेत्र बच्चे का पोर्टफोलियो में दर्ज होता है, जिसको देख के हम उसके समायोजन या समावेशन की प्रक्रिया को जांच सकते हैं और उसी अनुसार हम वर्क कर सकते हैं। ओके, दूसरा है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स में क्या होता है, अंक और ग्रेडिंग की सुविधा होती है। अंक और ग्रेडिंग मतलब ये है, इसमें जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे या बच्चों से पूछे जाएंगे उसके लिए पहले से ही अंक निर्धारित होते हैं और उसी हिसाब से बच्चे को कहा जाता है कि बच्चे ने इतना सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि हम 10 प्रश्न पे 20 नंबर देंगे और बच्चे ने 8 प्रश्न बनाया, यानी कि बच्चा 16 नंबर पाया। 20 में से 16 नंबर यानी कि 80%। हम ये मान लेंगे कि बच्चा 80% दक्ष हो गया है, उसको 20% की जरूरत है। तो नंबरिंग के आधार पे या ग्रेडिंग के आधार पे हम रूब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये थोड़ा कारगर नहीं है, बट फिर भी आपसे अगर कभी पूछेगा रूब्रिक्स क्या है तो ध्यान रखिएगा, रूब्रिक्स समावेशन जांचने का तरीका है जिसमें नंबर या ग्रेडिंग दी जाती है। ओके, आगे आपका चेकलिस्ट। आप हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं उसकी आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए। अब बच्चे का आप जांचिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए कि बच्चा किन किन चीजों को सीख गया है। मान लीजिए बच्चा 2 का पढ़ा सीख गया, टिक। बच्चा गिनती सीख गया, टिक। जोड़ सीख गया, टिक। गुणा सीख गया, टिक। बच्चे को भिन्न में दिक्कत है, क्रॉस, यानी कि इसको भिन्न सिखाना है। तो जो चीजें बच्चा सीख जाए उसको आप चेक कर लीजिए। तो चेकलिस्ट की हेल्प से भी हम बच्चे का जांच कर सकते हैं। ओके, फिर है अनुकूलित प्रश्न। बच्चे से वही प्रश्न पूछे जाए जो उसके लेवल का हो। कहने का तात्पर्य यह है, अब एक कक्षा 2 का बच्चा है, अब उससे कहेंगे बताओ बेटा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना में कौन सा वायरस था, कहां से आया, कैसे आया, तो बच्चा तो पागल हो जाएगा। तो कक्षा 3 के बच्चे से उतना ही पूछिए जो उसके लेवल का हो। लास्ट आपका आता है एनेक्टोडल मेथड। ये पोर्टफोलियो का ही एक रूप है, बस इसमें इतना होता है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है इसके विषय में विस्तृत विवरण होता है। मतलब बच्चा टीचर से कैसे बात करता है, वो कहाँ तक उनको सम्मान देता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कुछ बहुत ही मृदु स्वभाव के होते हैं। तो ये सब विवरण अर्थात उसकी भावनाओं का विवरण एनेक्टोडल रिकॉर्ड में या एनेक्टोडल मेथड में होता है, जिसको हमें अच्छे से जानना या
समझना होता है। क्लियर? ये हो गए टूल्स। कौन से टूल्स? जिसके द्वारा हम समावेशी शिक्षा को जांच सकते हैं या कह लीजिए समझ सकते हैं। अब आ गया तकनीक। अच्छा, टेक्निक कौन कौन सी होंगी ये समझिए। टेक्निक में पहला यही है, बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा तो बच्चा चीजों को अच्छे समझेगा और चीजें को सीखेगा। उसके बाद गेमिफाइड आकलन हो। देखिए सीसीई, ये ध्यान रखिएगा, सीसीई मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दूसरा ये है कि बच्चे का अवलोकन किया जाए। अवलोकन मतलब बच्चा क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे सीख रहा है, जहां उससे गड़बड़ी हो रही है उसको नोट किया जाए। उसके साथ साथ अवलोकन के साथ साथ बच्चे को हम, देखिए कोई भी कार्य आप देंगे तो बच्चा जब करेगा किस गति से कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको आप नोटिस करेंगे। बच्चा गेम में कैसा है, यानी कि गेमिफाइड आकलन, बच्चे का गेमिफाइड आकलन किया जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है, तकनीक यही है कि हर बच्चे पर नजर रखा जाए और उसको बराबर अपनी निगरानी में रखिए। बच्चा कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, उसकी बोलने का तरीका क्या है, वो क्या प्रोग्रेस हुई, क्या प्रोग्रेस नहीं हुई, वो हम यहाँ नोटिस करते जाएंगे। तो हमारा हो गया तकनीक। टूल्स मतलब इसमें मोबाइल हमारा टूल है जिसकी हेल्प से हम व्हाट्सएप पे लंबे लंबे मैसेज भेजते हैं और कोई व्हाट्सएप नहीं चला पाता। तो टेक्निक ये हुआ कि आप व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, टूल्स हुआ मोबाइल। ठीक है, तो जो सब कुछ फोन में सब कुछ जान जाएगा उसको लोग कहते हैं टेक्निकल हो गया, जो नहीं जान पाएगा उसको लोग टूल्स लेके घूम रहा है। तो ये हो गए टूल्स, ये हो गई तकनीकी, किसकी? समावेशी शिक्षा की। अब हमारा केवल आखिरी टॉपिक है समावेशी टॉपिक का। इसके समाप्त होते ही हमारा समावेशन शिक्षा का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए आखिरी टॉपिक ये है समावेशी शिक्षा में लिखा है आपको, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निर्देशन एवं परामर्श। जरा हम इसको समझते हैं, निर्देशन और परामर्श है क्या। देखिए एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे। देखिए क्या है, पहले समझिए ध्यान से। निर्देशन एक व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से सलाह दी जाती है। क्या दी जाती है? सलाह दी जाती है। किसको? परामर्शदाता को या परामर्शग्राही को, सॉरी, जो लेना चाहता है। जैसे परामर्श से गड़बड़ जाएंगे, समझ लीजिए ग्राही को। ठीक है, जैसे समझिए बात को, एक शिक्षक कक्षा में गया, उसने कहा बेटा देखो आप लोग कितने लोग गणित लेना चाहते हो? बच्चे ने हाथ उठा दिया। अगर उस टीचर को लग रहा है कि ये बच्चा गणित में कमजोर है तो उसको समझाएगा, बेटा देखो तुम गणित में कमजोर हो, ऐसी चीजें हैं, तुम गणित मत लो, तुम बायोलॉजी ले लो। ये हुआ व्यक्तिगत। ठीक है, अब बच्चा टीचर सामूहिक रूप से क्लास में गए, उन्होंने कहा देखो बेटा गणित क्षेत्र में जाओगे तो आप इस क्षेत्र में आगे जाओगे, बायोलॉजी में जाओगे तो आप इस क्षेत्र में आगे जाओगे, अब चुनाव आपका है, हमारे हिसाब से ये क्वालिटी इसमें है, ये क्वालिटी इसमें है, आप चुन लीजिए। तो कुछ बच्चे चले जाएंगे गणित में, कुछ चले जाएंगे बायोलॉजी में। तो जब एक शिक्षक या जब एक व्यक्ति किसी अन्य समूह को या व्यक्ति को सलाह देता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, तो इस प्रकार के वाद विवाद को हम निर्देशन कहते हैं। अब आप कहेंगे तो परामर्श मतलब क्या हुआ, समझाते हैं। पहले बात को नोटिस कीजिएगा, निर्देशन सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों होता है। इसमें चुनाव या विकल्प चुनने के लिए केवल सलाह दी जाती है, चुनना आपका काम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि कोई बच्चा पूछ रहा है कि मैं मैथ लूं या साइंस लूं, इस पे टीचर उसको जिस बात की सलाह देगा, मान लीजिए दिया मैथ ले लो, तो ये हुआ निर्देशन। अब जबरदस्ती नहीं कह रहा है कि मैथ तुम लो ही, तुम लो मैथ, तो ये हुआ निर्देशन। अगर परामर्श की बात करें तो सबसे पहले ये व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत मतलब ये सामूहिक नहीं होता। परामर्श हर एक व्यक्ति को अलग अलग देना पड़ेगा। परामर्श में व्यक्ति की मानसिक दशा का
मानसिक दशा का हल किया जाता है या समाधान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब बात समझिए। बच्चा कह रहा है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। तो ये बच्चा समस्या कर दिया। यहाँ तो कह रहा था मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं क्या लूँ? तो शिक्षक ने बताया यही ले लो। यहाँ बच्चा का सर हम पढ़ना ही नहीं चाहते। तब टीचर पता करेगा अच्छा बेटा क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पढ़ना चाहते? तब बताएगा सर मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है, घर से कमजोर हैं या वगैरह वगैरह। तो उस समस्या को लेकर के टीचर्स उसकी हेल्प करेगा वो समस्या दूर करने में। तो इस प्रकार की चीज को हम कहते हैं परामर्श। अर्थात परामर्श में शिक्षक समस्या को पकड़ता है और उसको दूर करने में हेल्प भी करता है। और ये निर्देशन का मात्र एक छोटा सा भाग है, क्योंकि जब वो पुस्तक पढ़ेगा तब तो उसको समस्या आएगी। यहाँ तो करा हम पढ़ ही नहीं रहे। तो जब कोई मानसिक या बच्चे के जब भावनाओं को, उसकी भावनाएं जब आहत होती हैं या भावनात्मक रूप से बच्चा समस्या में आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता होती है। वही निर्देशन की बात करें तो ये सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों होता है। ठीक है, तो आपसे पहले पूछेगा प्रकार, समावेशी शिक्षा में निर्देशन और परामर्श के प्रकार में पहला है व्यक्तिगत, और ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होता है। ठीक है, तो प्रकार तो आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए ये सब चीज नोट करने की नहीं है, अगर आप याद कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए बच्चे की हीन भावना को खत्म करना। हीन भावना मतलब अगर कोई बच्चा आपसे डर रहा है या कोई बच्चा संकोच कर रहा है तो आपसे कभी भी वो चीज पूछेगा ही नहीं, संकोच में रह जाएगा। तो उसकी हीन भावना को खत्म करने के लिए आप खुद बच्चे से बातचीत करेंगे, उसको इतना कंफर्टेबल करेंगे कि बच्चा आपसे अपनी बातें शेयर कर पाए। बच्चे को वातावरण में सम्मिलित करने के लिए भी ये आवश्यक है करना, है कि नहीं? बच्चा वातावरण में सम्मिलित होगा तभी तो चीजों को सीख पाएगा। इसके साथ साथ बच्चे की क्या क्षमता है, क्या एबिलिटी है, उसके कौशल को जागृत करना, उसके स्किल को डेवलप करना, किस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उसको बढ़ावा देना, अर्थात व्यवसायिक क्षेत्र के उसको सुधारना, और बच्चे को वो हर चीज देना जिसके लिए वो योग्य है, और हर विषय या हर नॉलेज का उसको टेक्निक तरीका या कह लीजिए ज्ञान देना जिसके लिए योग्य भी है, उसके अंदर क्षमता भी है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके लिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बगैर आप बच्चे को कुछ भी चीज सिखा नहीं पाएंगे। अब इसमें एक छोटा सा टर्म है, इसका क्षेत्र कितना है, किसका? निर्देशन और परामर्श का। अरे यार क्षेत्र मतलब क्या? देखिए क्षेत्र मतलब होता है बच्चे को आप कहां कहां समझा सकते हैं। पहला, बच्चा चाहता है कि हम बिजनेस करें, आप वहां समझा सकते हैं कि बेटा ये बिजनेस करो, ये पढ़ाई करो, आगे बढ़ जाओगे। तो आप व्यवसायिक क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। एजुकेशनल, पढ़ना चाहता है तो पढ़ाई के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ खेल, बच्चा किस खेल में तीव्र है, किस खेल में जाना चाहता है, उस क्षेत्र में बच्चे को बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ बच्चे का व्यवहार आप परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया आपको? तो कहने का तात्पर्य ये है, जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है अगर आपने उसमें हेल्प कर दिया तो बच्चा उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। क्लियर? अब बात आती है विधि, किन किन विधियों से आप निर्देशन और परामर्श दे करके बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं या समावेशी शिक्षा की धारा में जोड़ सकते हैं। देखिए विधि की बात करें तो एक तो पहले ये हो गया कि खेल और कला की विधि द्वारा आप बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा में डाल सकते हैं। खेल खेलेगा वहां उसको पैसे मिलेंगे, आजकल क्रिकेट में बहुत पैसा है। तो खेल और कला के माध्यम से भी हम निर्देशन या परामर्श का कार्य कर सकते हैं। आपको बोरिंग लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा ना कि बहुत भारी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिमाग में सब चीजें हैं, बस थोड़ा सा उसको टटोलने की जरूरत है। दूसरा ये है बच्चे का हम व्यवहार परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, ये भी एक विधि है। अगर बच्चा मान लीजिए किसी चीज को नहीं सीख पा रहा है तो पहले अपना व्यवहार परिवर्तन कीजिए।
जब आप अपना व्यवहार परिवर्तित करेंगे तो बच्चा आसानी चीजों को सीख जाएगा। ठीक है। उस और दूसरी चीज ये है ना, सबसे बड़ी चीज, बच्चे के मन को टटोलिए। मन को टटोलना कि बच्चा एक्चुअल में चाहता क्या है। जब ये आप जान जाएंगे तो आप उसको निर्देश या परामर्श दे पाएंगे। ये है बच्चे के अभिभावक के साथ हमेशा आप संपर्क बनाए रखिए कि बच्चा आपका अगर स्कूल नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, वो उदास रहता है क्यों रहता है, अगर वो किसी चीज से झल्लाता है तो क्यों झल्लाता है, क्या उसको घर पे काम कराया जाता है। ये सब चीजें बच्चे को आप करेंगे, इस विधि से हम जान पाएंगे बच्चे को एक्चुअल में दिक्कत क्या है। एक और चीज, इंटरव्यू। इंटरव्यू या साक्षात्कार, इससे भी हम बच्चे को या बच्चे की मेंटल एबिलिटी, बच्चे की मनोदशा को हम जान सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। आपका एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया, अब 2-3 टॉपिक बचे हैं जिसको कंप्लीट कराने के पश्चात इसी चैनल पे एक एक हम पेपर को सॉल्व कराएंगे। तब आप देखेंगे कि कितना कारगर हमारी क्लास रही है। जो भाई बंधु पढ़ते हैं उनको पता होगा, इसलिए हम कर रहे हैं। जो आप पढ़ के परिचित हैं आप उनको भेजिए, आप उनसे बस कहिए आप ये क्लास देखिए, आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि देखिए मैक्सिमम ज्यादा पढ़ के कोई लाभ नहीं होगा, आप सटीक पढ़िए ताकि आपका एग्जाम में प्रॉफिट हो। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए